भाइयों और उनकी बहनों, आज साउंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लास 9th CBSE का टॉपिक चालू है जिसका नाम है साउंड। ये पार्ट 3 है और इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। और इससे पहले वाले 2 पार्ट्स में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई है। अगर वो टॉपिक आपने मिस कर दिए हैं तो पहले वो देख के फिर ये देखने को आ जाइए, बिकॉज इस टॉपिक में जो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है वो पुराने टॉपिक से, वो पुराने लेक्चर से। और बिकॉज पूरी साइंस तो इंटर रिलेटेड ही होती है एंड यू गाइज आर वॉचिंग इन साइंस। अगर नए हो तो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के इस बहुत अच्छे सेशन में हम जानने वाले हैं कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है हर मीडियम में। अब ये मीडियम क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में जान लिया है। मीडियम मतलब क्या? मीडियम मतलब साउंड को, जिस साउंड जिसमें ट्रैवल कर रहा है उसे मीडियम कहते हैं। जो चीज साउंड को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ले जाती है उसको हम मीडियम कह देते हैं। हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से जाना है। साउंड एक एनर्जी है, ये भी आप लोगों को पता है। अगर कोई इंजन अगर कोई इंजन अगर कोई इंजन काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ पार्ट अपना वर्क करने में वेस्ट करेगा और कुछ ना कुछ फ्यूल अपना साउंड में भी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए गाड़ी के भी इंजन से आवाज आती है। हमने ये भी जाना है कि वाइब्रेशन से, जी हाँ, वाइब्रेशन से हमें क्या मिलता है? साउंड मिलता है। वाइब्रेशन से मतलब जहाँ जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहां पे साउंड होगा। उसके बाद हमने जाना था कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन के बारे में। कॉम्प्रेशन में ज्यादा डेंसिटी, रेयरफैक्शन में कम डेंसिटी। कॉम्प्रेशन में ज्यादा डेंसिटी, रेयरफैक्शन में कम डेंसिटी। कॉम्प्रेशन में जो है हमने डेंसिटी के बारे में जाना। उसके बाद हमने वेव फॉर्म भी जाना। वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हमने कई सारी चीजें जानी, जैसे ये हो गई क्रेस्ट, ये हो गया ट्रोफ, और ये एक वेव हो जाती है साउंड की। यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्प्रेशंस और यहाँ पे आ जाते हैं रेयरफैक्शंस। 2 कॉम्प्रेशंस के बीच वाली जगह को हम कह देते हैं पूरा का पूरा एक वेव। कुछ इस तरीके का अगर वेव है, कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से यहाँ वाला 2 कॉम्प्रेशन के बीच वाला या फिर 2 रेयरफैक्शन के बीच वाला एक पूरा का पूरा वेव कहलाता है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है जो इस वेव से रिलेटेड है उनके बारे में जानेंगे। वैसे हमने बेसिक बेसिक चीजें जान ली है, लेकिन अब हम थोड़ी सी आगे वाली चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। तो आई वुड लाइक टू हाईली सजेस्ट कि पहले आप सब्सक्राइब कर दो 2 मिनट लेकर। दूसरी बात, नोटबुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो और जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो लिख लो, या फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको हाईलाइट कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। उनको बार बार आपको याद, मतलब बार बार रिवीजन करके याद रखना है। अगर ज़रूरत पड़े तो ये लेक्चर फिर से देखना, बिकॉज इस लेक्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हो गई चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो अब इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, स्पीड अलग अलग मीडियम में, ये भी जान लेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जान लेंगे जो साउंड की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम इको के बारे में जानेंगे और एंड में आते आते हम रिवर्बरेशन भी पढ़ लेंगे और उसके बाद आप लोगों की हो जाएगी छुट्टी। ये होने वाला है इस टॉपिक का पूरा शेड्यूल। अब हम टॉपिक में डायरेक्टली डाइव इन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने अब तक वेव के बारे में, मतलब अगर आपको कोई किसी ने कहा कि आपके सर ने, जैसे कि जो मैंने आपको किस तरीके से वेव ड्रॉ करके बताई है, आपको वेव तो ड्रॉ करना आना चाहिए कम से कम। इस तरीके से वेव ड्रॉ की जाती है। यहाँ इस हायर एंड को हम कहते हैं क्रेस्ट, जहां पे हमें दिख जाता है वेव का कॉम्प्रेशन। दूसरी बात, जो नीचे 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 है उसको हम कह देते हैं ट्रो, और इस ट्रो को ही हम कहते हैं रेयरफैक्शन।
यहाँ पे प्रेशर कम होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे डेंसिटी भी कम होती है, प्रेशर भी कम होता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, और ये सिंपल भी है वैसे याद रखने के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ तक तो आपको बता दिया, अब आप लोगों को हम चैप्टर के अंदर डाइव इन करके ले जाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस सी और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस आर इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। जान लो वेवलेंथ क्या है। दो कॉम्प्रेशंस के बीच वाला पार्ट या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच वाला पार्ट एक कंप्लीट वेव कहलाता है। ये एक कंप्लीट वेव कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव कहलाता है। एक पूरी वेव मतलब क्या, एक ऊपर एक नीचे, इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर दो ऊपर दो नीचे। सो दिस इज अ आइडियल वेव। तो उस डिस्टेंस को हम कह देते हैं वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ छोटी सी भी हो सकती है या फिर ये वेवलेंथ बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब और एक फैक्ट में बताना चाहूँगा, जो साइंस से आपके सिलेबस से तो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। जो टेलीस्कोप्स या फिर जो एंटीना जो स्पेस की तरफ ऐसे मूव करके होते हैं ना, उनके वेवलेंथ, उन पे जो वेव गिरती है ना, तो उसके वेवलेंथ किलोमीटर्स में भी होते हैं। यस, तो ये हो गया, ये बस ऐसे ही अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो अब वेव हो गई। अब वेव को किसी न किसी ने डिस्कवर किया होगा, तो ऐसे एक साइंटिस्ट है, तो उन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। HR हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। तो इनका नाम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ही वॉज बॉर्न इन 22 फरवरी 1857। अब ये ईयर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन हैम्बर्ग जर्मनी एंड एजुकेटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। अब ये बर्लिन जर्मनी में आता है, वहां पे ये इन्होंने सीखा। अब इन्होंने क्या किया, JC मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। अगर आप थोड़े बड़े होंगे और साइंस ले लेंगे तो आपको मैक्सवेल के कई सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा बताया था, मैक्सवेल्स लॉ वगैरह। अब इन्होंने जो है जो थियरी दिया था ना, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भाई साहब ने कर दिया। मतलब एक्सपेरिमेंट कर दी, दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोगों को एक बता दूं, एक वेव ऐसे जाएगी और दूसरी जो वेव है वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगी। रुक जाओ, कुछ इस तरीके से जाएगी, वो वाली वेव होती है। ये भी कुछ इस तरीके की मैकेनिकल वेव होती है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का यूज किया। तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ यूजफुल रहा। ही लेड द फाउंडेशंस टू द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड इवन टेलीविजन। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन में जो है इस वेव का यूज करना, मतलब यही कारण था कि हमें ये सारी चीजें मिल पाई। ये बस यही कहना है इसका। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की भी एक चीज होती है जो आप शायद 11th में जान लोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था और यहाँ पे भी इनकी हेल्प हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली रेडिएशंस को स्टडी किया जाता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उस टाइम पे दिया था। तो इनका ही हेल्प लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने भी थोड़ा थोड़ा अपना इनोवेशन किया। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड एज हर्ट्ज इन हिज ऑनर। तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनका नाम यूज होने लगा हर्ट्ज, HZ या फिर हर्ट्ज नाम यूज होने लगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट के फॉर्म में हम लोग इनका जो है नाम यूज करने लगे। तो देखो कितनी अच्छी बात है, आपका सरनेम ही एक पूरा का पूरा फिजिक्स का फिनोमेनन डिफाइन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से चीजें थी। तो फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट ऑकर्स। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, गिवन टाइम में कितनी बार एक चीज हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई विजिट अ मॉल फ्रीक्वेंटली, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली। आई विजिट अ मॉल वंस इन अ ईयर, आई विजिट अ मॉल एवरी डे, आई विजिट अ मॉल वंस इन अ मंथ। तो एक साल में आप कितनी बार मॉल जाते हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, आप ड्रम बजा रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स आर यू बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ड्रम बीटिंग। आप 1 मिनट में 10 बार ड्रम बजा रहे हो,
या फिर आप 1 मिनट में कंटिन्यूसली 100 बार ड्रम बजा रहे हो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है। अगर आप 100 बार बजा रहे हो तो 1 मिनट में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इन कंपेरिजन टू 10 बार। सिंपल। We know that when sound is propagated through the medium, the density of the medium oscillates between the maximum value and minimum value. सर ये क्या बता दिया, फिर से बताओ। देखो, we know that when sound is propagated through a medium, तो मीडियम में जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, the density of medium oscillates between the maximum to minimum। अब देखो, आपको ये तो पढ़ाया है लास्ट क्लास में, यहाँ पे होगा रेयरफेक्शन, यहाँ पे होगा कॉम्प्रेशन, यहाँ पे होगा रेयरफेक्शन, यहाँ पे होगा कॉम्प्रेशन। तो देखो ये डेंसिटी का ही है। अब एयर की डेंसिटी मतलब क्या, एक जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, दूसरी जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, तीसरी जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो सेपरेट हो जाता है। तो दिस इज द चेन ऑफ डेंसिटी इंक्रीजिंग एंड डेंसिटी डिक्रीजिंग। तो और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये टू एंड फ्रो टाइप्स है, इसलिए इसको भी हम ऑसिलेशन कहा है। तो डेंसिटी ज्यादा और कम में ऑसिलेट होती है और इसी तरीके से साउंड एक साइड से दूसरी साइड पे रूम के या फिर किसी मीडियम में ट्रैवल करती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब ये कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, देखो, द चेंज ऑफ डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम कह देंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम को हम mi कहेंगे, मैक्सिमम को mx कहेंगे, mx फिर mi। अब देखो द चेंज ऑफ डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो फिर से एक बार मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाता है एक ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन हम पेंडुलम वाला ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करेंगे। एक ऑसिलेशन क्या होता है, पेंडुलम यहाँ जाता है, उसके बाद एक ए पॉइंट से बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट, देखो मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये कुछ हद तक हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक ऑसिलेशन हो चुका है। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, हम साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ऑसिलेशन एक मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ऐसे एक गिवन यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहे हैं, उससे हम इसका फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ compressions and rarefactions that cross us per unit time, we will get frequency of sound wave। तो देखो हमें कितने पास कर रहे हैं एक गिवन टाइम में, कितने सारे रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशंस पास कर रहे हैं, वो देख के भी हमें पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो अब आपको सवाल आया होगा, सर ये एक वेव पकड़ लेते हैं चलो, और दूसरी वेव ये है, तो सर फ्रीक्वेंसी किस में ज्यादा हुई। चलो ये 1 मिनट का टाइमर लगा दिया हमने, मिनट 1 मिनट, यहाँ पे भी 1 मिनट, तो किस में हो गई ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, इसमें ज्यादा वेव आ गई कम समय में, मतलब एक मिनट में। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू, इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। तो देखो कुछ इस तरीके का न्यू होता है। अब ये एक नया लेटर है जो ग्रीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी को इस न्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसका एक एसआई यूनिट का सिंबल है हर्ट्ज, फिर इसी हर्ट्ज को हम कहते हैं HZ। अब हर्ट और हार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर्ट्ज मतलब ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्ट मतलब दिल, और हर्ट मतलब दिल तोड़ दिया किसी ने। इजी। द टाइम टेकन बाय two consecutive compressions and rarefactions to cross a fixed point is called as time period of the wave। Time taken by 2 consecutive compressions and rarefactions to cross a fixed point is called as time period। अब देखो टाइम पीरियड मतलब क्या, एक पॉइंट हम मान लेते हैं स्पेस में, चलो इस पूरे स्क्रीन में हम ये पॉइंट मान लेते हैं, तो एक कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन को यहाँ से यहाँ एक पास करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं।
ऑफ द वेव, तो वेव का टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं. वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. अब ऑसिलेशन वो वाला, ऑसिलेशन ये वाला. अब ये वाला ऑसिलेशन कैसे होता है, देखो पेंडुलम वाला ऑसिलेशन, यहां से पेंडुलम स्टार्ट होगा, यहां जाएगा, उसके बाद यहां पे आ जाएगा, तो वो होता है एक टाइम पीरियड. उसी तरीके से एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितना खत्म होता है, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इसको कितना टाइम लगेगा, दिस इज वन टाइम पीरियड. तो कुछ इस तरीके से हम टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी. टाइम पीरियड है तो टी से ही रिप्रेजेंट होगा ना. द ऐसा यूनिट इज सेकेंड्स. टाइम है, सेकेंड्स में मेजर होगा. अब देखो ऐसा यूनिट जो होता है ना, तो इसमें आप आवर में नहीं मेजर कर सकते, आपको आवर का भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये सेकेंड्स में ही आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज. तो देखो किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी ना एक रेट होता है, एंड रेट के बारे में हमने ये जाना है, जो भी रेट होगा अपॉन टी. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि फ्रीक्वेंसी, ये न्यू में ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम. तो ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम के साथ. अब आगे, अ वायलिन एंड अ फ्लूट मे बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा. अब ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने ब्रिटिश फिल्म से देखा होगा, ऐसे ऐसे बजाते हैं सभी लोग. तो वहां पे वायलिन एंड फ्लूट, वायलिन क्या होता है, छोटा सा गिटार होता है, वो शायद नहीं, वायलिन मतलब शायद बड़ा वाला गिटार होता है, वो टॉम एंड जेरी वाला. हाँ, तो वो वायलिन होता है. फ्लूट मतलब बांसुरी. may both be played at the same time in an orchestra. Both sound travel through the same medium. तो देखो आप इमेजिन करो, आप एक ऑर्केस्ट्रा हॉल में बैठे हो और ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है. आप लोगों को वायलिन भी सुनाई दे रहा है और आप लोगों को एक साइड पे फ्लूट भी सुनाई दे रही है. तो इसका मीडियम क्या है, हवा में से ही सुनाई दे रही है ना. तो राइट, तो हवा से आपके कानों पे वो आवाज आ रही है, दैट इज एयर. तो एयर मीडियम से ही आ रही है and arrive at our ears at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the source. तो हम मान ले, तो हाँ मान लेते नहीं, हम एक पकड़ के चलते हैं कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही दोनों साउंड हमारे कान पे पड़ रहे हैं, जो कि पड़ रहे हैं, भले फ्रीक्वेंसी चेंज हो. देखो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी साउंड की, स्पीड साउंड की सेम ही रहेगी, बट द साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट. तो हाँ, वायलिन का साउंड अलग होता है, बांसुरी का साउंड अलग होता है. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड. तो देखो साउंड के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड है, इनकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई देगा. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, ये पिच होती है. पिच मतलब वो पिच वाला पिच नहीं, वो वाला पिच नहीं, पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी ज्यादा ताकत है साउंड में, वो भी होता है. अब आप सुनोगे जनरली जो गाने होते हैं उनमें भी, अब मैं नए वाले गाने नहीं, मैं पुराने टाइम के ऑर्केस्ट्रा टाइप्स कह रहा हूँ, तो ड्रम्स के आपको आवाज ज्यादा सुनाई देते हैं, बिकॉज ड्रम का थोड़ा सा पावर ज्यादा होता है, और पावर को ही हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं, या फिर हम एम्पलीफाइड वॉइस ऐसा भी कह सकते हैं, तो वो ज्यादा सुनाई देता है. पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने अभी कहा, पिच एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है. अब मैं पिच का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा. हाई पिच, लो पिच कौन सा होता है, लो पिच साउंड मतलब जो लड़कों का होता है, हाई पिच साउंड जो लड़कियों का होता है. अब लड़कियों का आवाज कैसा होता है, मैं क्या कर रही हूँ, तो कुछ उस तरीके का, तो वो हो गया एक हाई हाई पिच साउंड. और उसी के अपोजिट लड़कों का आवाज लो पिच साउंड होता है. लो पिच साउंड कुछ इस तरीके का आता है, आप लोग मुझे सुन सकते हो. ड्रम्स का जो साउंड होता है ना, तो वो लो पिच होता है. और जो बांसुरी या फिर गिटार या फिर बांसुरी गिटार और भी कई सारे जो माउथ से ब्लो किए जाते हैं ना, तो उनका होता है साउंड हाई पिच. बस बता रहा हूं. How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called as pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and higher is the pitch. As shown, अब देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पिच उतनी ज़्यादा, मतलब जितने वाइब्रेशन ज़्यादा। हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा रिलेशन हमारे सामने आ जाता है। जितने वाइब्रेशन ज़्यादा, जितने वाइब्रेशन ज़्यादा, वाह 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 वाह, जितने वाइब्रेशन ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी पिच ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। पिच मतलब क्या? हमारा ब्रेन जो चीज़ें इंटरप्रेट करता है उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी जो सुन लेते हैं कानों में अपने, उसके उससे डिटरमाइन होती है पिच। अब दस द हायर पिच साउंड करस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस पासिंग। अब देखो, मोर पिच मतलब मोर कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, जो आप देख सकते हो बहुत सारे कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शंस हो गए तो इसकी पिच ज़्यादा होगी और इसकी पिच लो होगी। तो ये लो पिच साउंड होता है और ये हाई पिच साउंड होता है। आपकी जो विसल होती है ना, विसल, तो उसकी बहुत हाई पिच साउंड होती है। उसी के अपोजिट जो ड्रम होता है, जो ड्रम बीट किया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा लो पिच साउंड होती है। तो बस ये कहना था। एवर वंडर्ड वाई ईच इंस्ट्रूमेंट साउंड्स डिफरेंट? आपने कभी सोचा है कि हर इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को डिफरेंट क्यों सुनाई देता है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। अब ये भी जान लो। देखो, हर जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा ना दुनिया में, तो वो अलग अलग शेप का क्यों होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो ब्लो करने वाले जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। लंबी बांसुरी होती है, छोटी बांसुरी होती है, वो ट्रम्पेट शायद कहते हैं, वो भी होता है। और कुछ ऐसे, मतलब एक बहुत बड़ा वाला ट्रम्पेट होता है वो पीछे से वगैरह, आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा। तो अलग अलग जैसे शेप होगा ना, वैसे अलग अलग पिच सुनाई देगी। ड्रम्स जो होते हैं ना, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जितने छोटे ड्रम्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जितने बड़े बड़े ड्रम्स ना, उतनी लो पिच साउंड आप लोगों को सुनाई देती है। अब मतलब बिकॉज जितना बड़ा ड्रम होगा उतने वाइब्रेशंस कम आएंगे ना, तो मास बड़ा होगा तो। और अगर आपने कभी सुना होगा, जो सीटी होती है वो ज़्यादा पिच वाली साउंड प्रोड्यूस करती है, शायद उतने भी पिच ज़्यादा हो जाती है कि शायद आप ह्यूमन वॉइस से उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड सुन ही ना सको। तो कुत्तों की वेसल कभी देखी होगी, विसल कुत्तों की, तो वो आप लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स को सुनाई देती है। बिकॉज उसकी पिच इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप लोग सुन ही नहीं सकते, आप सुन ही नहीं सकते। आप अपने कान के अंदर ना एक ईयर ड्रम होता है। वो ईयर ड्रम मतलब ऐसा ड्रम नहीं, ईयर ड्रम मतलब एक हल्का सा पर्दा होता है जो वाइब्रेट करता है बाहर के साउंड से, और तभी आप लोगों को सुनाई देता है। तो कई पिच इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पर्दे को उतना टाइम ही नहीं मिलता वाइब्रेट कर सके। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं पिच के बारे में। आपके ब्रेन की इंटरप्रिटेशन पे ये पिच बहुत ज़्यादा टाइम्स बेस्ड होती है। बहुत ईजी टॉपिक। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस in the medium or either side of the mean value is called as amplitude. The magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called as amplitude. अब देखो, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम मतलब क्या? जो सबसे ज़्यादा लाउडनेस वाला। अब देखो, आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा। आपने समझो साउंड का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरीके का है। एक रूम वाली सारी साउंड्स को आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये और ये हो गया आप लोगों का एक नॉर्मल वॉइस, जो रूम का खुद का साउंड होता है। तो ये हो जाती है आपकी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप या फिर किसी वेव का, चलो ये वेव मान लेते हैं। तो ये अगर वेव है कुछ इस तरीके का, तो ये हो जाता है उसका एम्पलीट्यूड, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूँगा कि लर्न कर लो डेफिनेशन। अब ये लर्न क्यों करने को कह रहा हूँ, बिकॉज ये कुछ हद तक आप लोगों को डेफिनेशन की फॉर्म में ही आएगा, अगर आ गया तो। वैसे कोई चांसेस नहीं है कि इस पे कोई कैलकुलेटिव या फिर कोई थियोरेटिकल सवाल कर दे कोई, बिकॉज आपको उतना है ही नहीं, मतलब एनसीईआरटी में ही उतना है नहीं। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड, हाँ देखो, लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस एम्पलीट्यूड पे क्यों बेस्ड होता है? बिकॉज एम्पलीट्यूड ही हाईएस्ट वॉल्यूम है, ऐसा समझ के चलो। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट
बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब चलो हाँ ये मान लेते हैं कि आपने किसी ड्रम को बहुत जोर से पीटा, तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, बहुत दूर तक भी आपको वो वॉइस सुनाई देगी, बहुत पावरफुल वॉइस सुनाई देगी। लेकिन अगर आपने ड्रम को बस हाथ से ऐसे झटका दिया, तो वो ड्रम शायद थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करे, कम आवाज आए, जो कि आता है कम आता है आवाज, और वो बहुत पास तक ही जाता है। तो एम्पलीट्यूड बिकॉज क्या कि सेकेंड ड्रम का जो एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत कम होता है पहले ड्रम के कंपैरिजन में, पहले ड्रम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए वो आप लोगों को आवाज़ ज़्यादा दूर तक भी सुनाई देती है। इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी। अब देखो, किसी भी साउंड की एनर्जी को एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये हो गई लो एम्पलीट्यूड, ये हो गई हाई एम्पलीट्यूड, पूरा का पूरा टेबल हिल गया। तो पावर ऑफ साउंड जो है उसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ साउंड को हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। इफ वी हिट द टेबल हार्ड, जो कि मैंने अभी किया, वी कैन हियर अ लाउडर साउंड। कैन यू टेल व्हाई? द साउंड वेव स्प्रेड्स आउट ऑफ द सोर्स, इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेस। अब देखो, ये मैंने ऐसे यहाँ पे किया, मेरे पापा साइड के रूम में बैठे हुए हैं, क्या उनको सुनाई देगा? नहीं। लेकिन अगर मैं टेबल उठा के पटकूंगा नीचे, तो ऑब्वियस है कि उनको सुनाई देगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड का। ज़्यादा लेक्चर हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? अब बस ख़त्म ही होने का आया है ये टॉपिक। द लाउडर साउंड कैन, मतलब आज के जो टॉपिक्स है वो हमने सिर्फ 3 ही टॉपिक्स पे अभी तक खेल रहे हैं। हमने मीडियम के बारे में भी जानना है, तो स्टिक टू द लेक्चर। थोड़ा समय लूंगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। Louder sound can travel a larger distance as it is associated with higher energy. Louder sound can travel larger distance as it is associated with high energy. अब आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर रास्ते पे एम्बुलेंस जा रही है तो वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि आप लोगों को सुनाई देती है। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई हॉर्न वाला कुछ दूर से हॉर्न बजा रहा है तो शायद वो आपको हॉर्न भी ना सुनाई दे, बिकॉज जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी ना उतने ज़्यादा दूर वॉइस जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा दूर तक वॉइस आपको सुनाई देगा। अब देखो लाउड एंड सॉफ्ट, तो देखो ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है साउंड, सॉफ्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी, और ये लाउड साउंड की फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखाई गई है। वेव डिस्टर्बेंसेस है, मतलब ये ऊपर नीचे होना। तो देखो लाउड का बहुत बड़ा है एम्पलीट्यूड और इसका छोटा है एम्पलीट्यूड। The quality of timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. The quality या फिर timbre, अब ये timbre या फिर quality क्या चीज़ है? देखो, quality of sound जो है वो डिफर करती है। शायद 2 बच्चे चिल्ला रहे हो जोर जोर से, लेकिन आप दोनों के वॉल्यूम मतलब दोनों शायद सेम, या फिर चलो हम ये मान लेते हैं कि 2 बच्चों को बोलने को कहा है, तो दोनों बच्चे शायद ए बच्चा ये और बी बच्चा ये, तो ए बच्चा है जो है वो बहुत जोर से बोलता है लेकिन बहुत रफ बोलता है, बी बच्चा है जो सॉफ्ट बोलता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर बोलता है। तो ये पिच एंड लाउडनेस पे डिपेंड है कि आप लोगों को कौन सा वॉल्यूम ऐसा लगेगा कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है इट एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स, और वो पिच और लाउडनेस पे डिपेंड करती है। ये आपके एनसीईआरटी ने कहा है। वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। अब देखो फिर से वेवलेंथ पे आ चुके हैं, शायद ये स्लाइड पहले डालनी चाहिए थी मुझे। यहाँ से यहाँ तक जो आता है उसको हम लैम्बडा कह देते हैं, कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा है। और लेकिन इसका तो ऐसा यूनिट मीटर्स में होता है। आपने कभी सोचा क्यों? बिकॉज देखो ऐसा यूनिट में सेकेंड्स और मीटर्स ही लेते हैं, सेंटीमीटर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब यही नहीं आता। सेंटीमीटर का कोई मतलब, सेंटीमीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसे अगर हम देखा जाए ऐसा यूनिट्स में, मतलब हम निकाल तो सकते हैं लेकिन मीटर्स पर सेकेंड स्पीड का भी होता है। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर्स पर सेकेंड होता है, तो फिर मीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंटीमीटर से। द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी।
अब साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। तो रिच क्वालिटी वाला साउंड मतलब जो अच्छा लगे सुनने को, वो वाला साउंड इज अच्छे क्वालिटी का या फिर मोर प्लीजेंट। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। अब एक फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आप लोगों को टोन कहलाता है। अब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड मतलब क्या? एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाला, मतलब जो साउंड आप लोगों को सिर्फ एक ही वेव दे उसको आप टोन कहोगे, या फिर कुछ ऐसी एक ही वेव दे एक ही टाइप की उसको आप टोन कहोगे। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट एंड इट इज प्लेजेंट टू लिसन टू। अब नोट किस तरीके की होगी मैं बता देना चाहूँगा। नोट ऐसी होगी जिसमें ड्रम्स भी है, बेल्स भी है, म्यूजिक भी है, पियानो भी है, शायद लिरिक्स भी है, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनने को भी, हाँ भाई कोई गाना चल रहा है, तो वो हो जाता है नोट। अब ये नोट की डेफिनेशन, टोन की डेफिनेशन जान लो। अब वैसे हम देखा जाए तो नोट से ही टोन भी आ जाता है, देखो ऐसे टोन। अब एन को, ओ को यहाँ पे हटा दो, टी को यहाँ पे हटा दो, तो ये नोट बन जाता है। क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। एनीवेज, नॉइस इज अनप्लीजेंट टू हियर। अब नॉइज जो होता है ना, दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर। नॉइज मतलब ऐसा नोट जो आप लोगों को सुनाई देने, मतलब आपके कानों को वो अच्छा ना लगे उसको। म्यूजिक इज प्लेजेंट टू हियर एंड रिच ऑफ क्वालिटी, इसलिए तो महंगे महंगे माइक्स यूज करते हैं लोग, ताकि क्वालिटी अच्छी रहे, प्लेजेंट हो सुनने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस विच इज a point of wave such as compressions or a rarefactions a travel per unit time। अब देखो speed of sound जो है it is defined as distance which a point on a wave such as compression or rarefaction travels per unit time। अब ये क्या बता दिया सर, देखो किसी भी मीडियम में आप, चलो एक वेव निकाल के दिखा देता हूं, कितने स्पीड में ये वाला कॉम्प्रेशन, देखो मैं ये वाला पार्टिकल नहीं कह रहा, ये वाला डिस्टरबेंस कह रहा हूँ, कितने टाइम में ये डिस्टरबेंस गिवन टाइम में कितने दूर जाएगा। मतलब ये वाला डिस्टरबेंस, मतलब ये वाली वेव, चलो ये वेव है यहाँ पे, ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगी। मतलब क्या, रेट ऑफ द, मतलब जितना ट्रेवलिंग का रेट जितना है, मतलब किस रेट से वो वेव ट्रेवल कर रही है उसको हम कह देते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड। या फिर हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस स्पीड से, नहीं रुको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टर्बेंस इन गिवन यूनिट टाइम कैन बी कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड। अब ये स्पीड ऑफ साउंड किस तरीके से हम निकालेंगे, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का स्पीड निकाला जाएगा। उसके बाद अब हमने डिस्टेंस को, मतलब हमने चलो ये एक वेव मान ली, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ये एट द एंड ऑफ द डे एक लैम्बडा ही है। मतलब वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ पे ही बेस्ड है ना हमारा पूरा का पूरा ये डिस्कशन। तो स्पीड बन जाती है वेवलेंथ अपॉन टाइम, बिकॉज वेवलेंथ भी डिस्टेंस में मेजर की जाती है, मतलब डिस्टेंस ही है एक्चुअली वेवलेंथ। हियर लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड टी। तो हम ये टाइम पीरियड टी में कितनी वेव चलती है, जो कि लैम्बडा चलती है, तो वो हम मान के चलते हैं 10। अब देखो यहाँ पे हमने ये भी जाना है पहले प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस कुछ मिनटों पहले, कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/t। अब सर ये कहाँ से निकाला आपने, तो बच्चों ऊपर पढ़ाया गया है, पहले देख लो पीछे जाके अगर आप लोग भूल गए हो तो, बिकॉज इस टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक्स है वैसे इस एक ही लेक्चर में। तो देखो ये आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अभी हम लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्बडा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं, जी हाँ। तो 1/t मतलब क्या आ जाता है, इंटू लैम्बडा। तो वेव का जो स्पीड है, वेव का स्पीड वो आ जाता है वेवलेंथ इंटू
फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरीके से हमें और एक फॉर्मूला मिलता है। ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है, जो है स्पीड ऑफ वेव इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, डिस्टेंस इनटू टाइम ही है, 1/t, सॉरी डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी आ जाता है 1/t। तो कुछ इस तरीके से है, द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम अंडर ऑल फ्रीक्वेंसीज। कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, साउंड सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। तो अगर सेम फिजिकल कंडीशंस हो और मीडियम भी सेम हो तो साउंड सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करता रहेगा। तो दिस इज सेम फ्रीक्वेंसी पे या अलग फ्रीक्वेंसी पे लेकिन सेम स्पीड पे भी ट्रैवल करता रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब हम एक सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आपका पानी वगैरह पीना हो पी सकते हो। जो चीज़ें आप लोगों को मिल नहीं रही थी इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब इससे पहले जो पढ़ाया गया है वो आप लिख के ले सकते हो, हाईलाइट करके ले सकते हो। 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, पॉज कीजिए, लिख लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगा आपकी नोटबुक में। ये वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था वो डेफिनेशन, वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अ साउंड वेव हैज़, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। अब ये किलो हर्ट्ज मतलब क्या, 2000 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ ऑफ, चलो हमें जो गिवन डेटा है ना, इन्होंने कितना दिया है डेटा वो सब हम लिख लेते हैं। और हमारा वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ आ जाता है 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 पॉइंट, मतलब क्या 0.35 मीटर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, तो हमें टाइम निकालना है कितना है। हमें डिस्टेंस दिया गया है कितना, 1.5 किलोमीटर, जो होता है 1500 मीटर्स। अब ये मैंने कन्वर्ट क्यों की है वैल्यूज़, आप लोग तो जानते हो, आप लोग स्मार्ट हो, हमें ये कन्वर्ट करनी पड़ती है वरना चीज़ें होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो लॉजिक लगाओ कि हमने अब तक 2 फार्मूलाज पढ़े हैं। कौन कौन से सर 2 फार्मूलाज, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं। ये दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, अब ये आपने बचपन में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है ये वाला फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो आपने वेवलेंथ ली है इनटू क्या, आप ही बताओ, चलो अरे बताओ बताओ। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज मिल जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम कुछ ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के पीछे क्या रीजन आ जाता है, बिकॉज हमें क्या निकालना है आप लोग देख लो। ये वेवलेंथ दी गई है हमें, और ये सॉरी वेवलेंथ दी गई है और हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो हमें इससे मिल जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, नहीं वो वाला कौन सा सिंबल है, स्पीड, स्पीड मिल जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा भूल गया 1 मिनट के ब्रेक में। हाँ, तो हमें मिल जाएगा स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हमें पहले सबसे 0.35 इंटू ये करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाता है मीटर्स पर सेकेंड। ये हमें मिली है स्पीड ऑफ साउंड, किस स्पीड से साउंड ट्रेवल किया है, मतलब साउंड ने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है। अब हमें स्पीड तो मिल गई, स्पीड चलो लिख लेते हैं हमें क्या मिला।
स्पीड मिल गई, डिस्टेंस भी हमें पता है 1.5 किलोमीटर, डिस्टेंस भी मिल गई है। तो अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो आप लोगों को आना चाहिए। तो स्पीड तो हमें पता है कितनी है, 700, और जो डिस्टेंस है वो है मीटर्स, मीटर्स में आ जाएगा, होल अपॉन टाइम। अब टाइम कितना है, टाइम आप ही बताओ, हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि टाइम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे और ये यहाँ पे लाएंगे लाएंगे तो वो आ जाता है t इज इक्वल टू 1500 अपॉन 700। तो हमें टाइम कुछ 2.2 नहीं 2.1 तक आप लोगों को मिल जाएगा, 15/7 करके देख लो। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या पता चला अभी, तो हमें पता चला कि टाइम कितना लगेगा उस वेव को टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो टाइम लगेगा सिर्फ 2.1 सेकेंड्स, बिकॉज हमने सारे के सारे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को आना चाहिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है आप लोगों को। बस ये 2-3 फॉर्मूलाज में खिला मतलब वो छोड़ देंगे, चलो ये सॉल्व करो, चलो ये सॉल्व करो, और ये आना भी चाहिए वैसे, बिकॉज ये दोनों फॉर्मूलाज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं अब। तो मुझे फिर से बताओ, चलो सारे फॉर्मूलाज बताओ जो आप लोगों को अभी अभी पढ़ाए हैं, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। चलो ये भी नहीं रखता, मेरी भी एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला है 1/t। दूसरा हमें मिला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी का मॉडिफिकेशन है एक और फॉर्मूला जहाँ पे हमने जो है डिस्टेंस को लिया है वेवलेंथ जितना, और टाइम 1/टाइम जो बचा है 1/t वो फ्रीक्वेंसी की तरह आ जाता है। तो तब हमें स्पीड भी मिल गया साउंड का। कुछ इस तरीके के 3 फॉर्मूलाज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने पहले 8th 9th 7th में भी पढ़ा हुआ है, अब 9th में हो आप, लेकिन 7th में 8th में ये फॉर्मूला जानना था। अब ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों को एक लॉजिकली याद रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक सेंटेंस के ही जो है, सेंटेंस के ही ये क्या कहते हैं हम, अब ये सेंटेंस किसी भी डेफिनेशन के ही ये डेरिवेशन है ये फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, किसी भी गिवन टाइम में कितनी बार कोई चीज़ हुई है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कितनी बार कोई चीज़ हुई है वो निकाला है। तो इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डेफिनेशन से ही आया हुआ फॉर्मूला है, और ये जो है ये मैं कुछ हद तक आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है, बिकॉज हमने इस फॉर्मूले से ही, मतलब इस स्टेटमेंट से ही, मैं तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, वो भी एक स्टेटमेंट ही मानता हूँ, तो इससे हमें ये मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए एग्जाम तक। ओलंपियाड में इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है ना जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो उन लोगों को भी लगेगा हाँ इस पे बच्चा फंस सकता है, लेकिन उनको क्या पता बच्चा बहुत स्मार्ट है। अब अब हम लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं, 43 मिनट्स हो चुके हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी मतलब क्या, कितना इंटेंस है साउंड। अब कितना इंटेंस मतलब क्या, किसी भी गिवन एरिया में कितना साउंड ट्रैवल कर रहा है किसी भी गिवन टाइम में। तो शायद इससे 10 ट्रैवल करे या फिर 100 ट्रैवल करे वेव्स, तो इससे आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। लाउडनेस जितना ज़्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। वी समटाइम्स यूज टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली जो मैंने अभी कहा, बट दे आर नॉट द सेम, ये भी जान लो। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर्स टू द साउंड। तो हम जितना सुन सकते हैं ना उसके बेसिस पे हम लाउडनेस डिटरमाइन करते हैं। लेकिन क्या पता अगर वॉल्यूम कम हो लेकिन बहुत सारी इंटेंसिटी हो, तो तब आप क्या कहोगे। तो इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वी मे नॉट हियर वन एज लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट बेटर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। देखो कुछ साउंड्स ऐसे भी होते हैं ना जो आप सुन नहीं सकते। अब आप चलो इमेजिन कर लो, एक इतना बड़ा एक म्यूजिक फेस्टिवल है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे
साउंड सिस्टम्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे वो डीजे है, आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन इनका वॉल्यूम सिर्फ 10 पे है और आपने आपके एप्पल ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। दूसरे आप आपके रूम में हो, आपने एप्पल के ईयरफोन्स लगाए हैं और आपने वॉल्यूम 100 पे छोड़ा है, प्लस बूस्ट किया हुआ है वॉल्यूम, तो आपको लगेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बिकॉज ये आपके कानों को कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। लेकिन रियल लाइफ में इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज ये भी सारे के सारे जो यहाँ पे साउंड्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे आपकी तरफ वॉइस या फिर जो वॉल्यूम है वो फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हम ज़्यादा कह सकते हैं और यहाँ पे हम लाउडनेस ज़्यादा है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम है बिकॉज इतना सा तो है वो साउंड का। कुछ इस तरीके से चीज़ें है। साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज बेटर स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, अब हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, जो कि मिली है मैं देख सकता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू विन साइंस। मुझे बताओ आप लोगों को क्या पढ़ना है नेक्स्ट, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है, आप लोगों को कौन सा टॉपिक का बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी मुझे बता दो, मैं बहुत अच्छा वीडियो फॉर्मेट में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। होप यू गाइज आर हैविंग गुड टाइम। अब ये तो हम शायद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बिकॉज 46 मिनट हो चुके हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाइएगा, बाय।